Hello everyone, today we are going to study Indian Economy Part 3. So current affairs of last year 2023, whatever important current affairs is there in economics, we are going to do that and this is Part 3 of it. So आज देखते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। क्रॉस बॉर्डर एस्टिमेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक मिनट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कैसे निकाला जाता है इंडिया में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एंड डिजिटल इंक्लूजन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये हमारे आज के 5 टॉपिक रहेंगे जिसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनके सारे डिटेल्स हम देखते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन इन इंडिया। जीडीपी किस तरह से एस्टिमेट हो रहा है। सो करंटली हम देखेंगे जो हमारा जीडीपी है उसका जो बेस ईयर लिया जा रहा है ना, वो बेस ईयर है हमारा 2011-2012। ठीक है, 2011-12 की बेस ईयर से हम काम कर रहे हैं। बट ये जो बेस ईयर है वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। अब ये कहने वाले हैं गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि ये बेस ईयर बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया, हमें इसमें रिवीजन लाने की जरूरत है। अब जीडीपी क्या है, ठीक है, और इसे कौन कैलकुलेट करता है। जीडीपी क्या है ना स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये है आपका इंडिया, ठीक है। सो इंडिया की ज्योग्राफी और बाउंड्रीज के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में जो भी आपके डिफाइंड टाइम पीरियड मान लीजिए आपका एक साल है, एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपके जनरेट हो रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज योर एक्चुअल जीडीपी। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि जीडीपी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। The calculation of India's GDP falls under the purview of Central Statistics Officer (CSO). CSO के अंदर आता है और CSO ही कैलकुलेट करती है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ही मिलके आपके जो जीडीपी है उसको देखती है और कैलकुलेट कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। How it is calculated? It is calculated by 2 method। एक आपका फैक्टर कॉस्ट मेथड है और एक है आपका मार्केट प्राइस मेथड। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें जीडीपी एक्यूरेटली मेजर करने की क्यों जरूरत है, ताकि हमें एक्चुअल में ये पता चल जाए कि हमारे कंट्री का ग्रोथ कितना है। ठीक है, न्यू एक्टिविटीज अगर हमारे कंट्री में हो रही है, मान लीजिए कुछ स्टार्टअप खुल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई नई एक्टिविटी शुरू हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके कारण बहुत बूम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है उसको एक लमसम हम बता सकेंगे कि हमारी ग्रोथ इस ट्रैजेक्टरी पे जा रही है। इन्फॉर्म पॉलिसी, सो पॉलिसी मेकिंग भी बहुत ईजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। देखिए गवर्नमेंट जो हमारी है ना वो चाहती है कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए इंडिया में इन द कमिंग ईयर्स। सो उसके लिए भी हमें बहुत इन्फॉर्म्ड पॉलिसी एंड बहुत ही ज्यादा साउंड पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसमें अगेन हमारा जीडीपी मेजरमेंट बहुत हेल्प करने वाला है। इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी है वो उस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे। इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। सो सिटीजन कैसे पार्टिसिपेशन करते हैं उसको भी ये इनकरेज करेगा कि सिटीजन ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए। अब हम जीडीपी मेजरमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनको उसको बेटर बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? इनहैंस बेस ईयर। बेस ईयर को आपको रिवाइज करना होगा। देखिए अभी तक हम 2011 और 12 को ही अपने जीडीपी कैलकुलेशन में यूज करते आ रहे हैं। अब इस बेस ईयर को भी हमें चेंज करना चाहिए। फिर एम्प्लॉयज न्यू डाटा सेट, इम्प्लीमेंट सप्लाई यूज टेबल, commence revision process, establish advisory committee and disseminate survey results। ये सब आपको करना पड़ेगा और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। However, there are still limitation to the GDP method of calculating growth। But still हम देख रहे हैं कि GDP ही ना हमारा एक्चुअल ग्रोथ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता वो हम देखते हैं। नॉट अ वेलफेयर मेजर। देखिए
जीडीपी सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज जनरेट हुए हैं, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड में आपकी ज्योग्राफी के अंदर, आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज हुए हैं। ये वेलफेयर नहीं बताता, ठीक है, ये नहीं बताता कि कितने लोग खुश हैं, कितने ज्यादा लोग अब ज्यादा बेटर लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, कितने बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हो गई है लोगों की, ये नहीं बताता है वो, ठीक है, इट्स नॉट अ वेलफेयर मेजर। GDP does not serve as an indicator of overall well-being or happiness. Overall well-being और happiness नहीं बताता ये. Additional information. Simon Kuznets, the creator of GDP concept, cautioned against using a measure of country's economic development. तो बोला वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं है ये, ठीक है, साइमन क्यूजोट्स ने ही बनाया है इसे, और उनका कहना था कि जीडीपी को आप कंट्री का डेवलपमेंट नहीं लेना, ठीक है, ये एक कंट्री का सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसको कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मत लो, ये कंट्री का एक तरह का डेवलपमेंट है, लेकिन पूरी तरह से डेवलपमेंट आप इसको नहीं बोल सकते इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वीक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली हमने देखा है ग्रोथ तो हो रही है, हर साल जीडीपी बढ़ रहा है, बट क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, उस रेट में एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही। इशू क्या है? द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट हाईलाइट्स अ वीक कोरिलेशन between the GDP growth and employment in India. GDP growth does not guarantees proportionate job creation. Obviously, ये पॉइंट आप अपने मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हो, और ये प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्या अगर एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होती है तो जरूरी है क्या एम्प्लॉयमेंट हो ही? इज इट नेसेसरी ऑलवेज? नो, इट्स नॉट नेसेसरी, और ये हम स्टेट ऑफ वर्किंग कमिटी के रिपोर्ट से भी हमें ये पता चल रहा है। No adjustment of leisure time. GDP does not consider variation in work hours and leisure time. Misuse home production. So जो भी चीज होम प्रोडक्शन में हो रही है उसको जीडीपी के अंदर आने ही नहीं देता। It does not account for informal home based economic activities. मान लीजिए हमारे घर में जो हमारी मदर्स हैं, ठीक है, वो हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? मान लीजिए जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड, अपने चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए जो पूरे दिन में जो वो फूड प्रिपरेशन करते हैं, जो भी वो डोमेस्टिक हेल्प देते हैं, वहां पर वो हेल्प हो पाती है। हमारे जो मेल फिगर्स हैं हमारे फैमिली के, वो जाके जॉब कर पाते हैं, ठीक है। जो होम मेकर हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो अल्टीमेटली हमारी हेल्प कर रही है हमारी जीडीपी को ग्रोथ के लिए, बट उनको तो कहीं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, होम बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नहीं इंक्लूड किया गया है, विच इज अगेन अ रॉन्ग थिंग। Income distribution. GDP falls to reflect income distribution within a country. Ignores pollution cost. अब pollution cost जो हो रहा है, मान लीजिए कहीं पर एक फैक्ट्री खुली, वो बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे रही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टैक्स भी पे कर रही है गवर्नमेंट को, बट व्हाट इज द pollution cost? किसी एरिया में अगर pollution होता है तो वहां बीमारियां भी ज्यादा बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, ये भी बढ़ेगा। तो who will cater all these things? पोल्यूशन को केटर कौन करेगा? फेल्स टू मेजर ह्यूमन वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग भी नहीं देखते हैं। अनइक्वल प्रोग्रेस होता है यहाँ पर। इग्नोर्स नॉन मोनेटाइज्ड एक्टिविटीज, जिस एक्टिविटीज में, जब मान लीजिए हम कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, वॉलंटरी एक्टिविटी कर रहे हैं, घर में कुछ काम कर रहे हैं, उसको ये कंसीडर नहीं करता। नेग्लेक्ट सस्टेनेबिलिटी। जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बस उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या है? क्या हमारा एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है? क्या हमारी जो नेचर है, हमारी ग्रीनरी है, हमारा ग्रीन कवर है, वो इफेक्ट हो रहा है? ये जीडीपी नहीं देखता, इसीलिए ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और इसके एक्चुअल मेजर नहीं बोला जाता हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब इसकी सजेशन ये बोले जा रहे हैं, जीडीपी के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है? एक्सप्लोर द यूज ऑफ ग्रीन जीडीपी टू अकाउंट फॉर एनवायरमेंट फैक्टर्स। सो ऑब्वियसली एक कंसेप्ट आना चाहिए जिसका नाम है ग्रीन जीडीपी। Explore alternatives of GDP such as OECD's GDP alternatives. Consider the index of sustainable economic welfare. फिर genuine progress indicators आप लेके आओ जिसमें आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और हाउस होल्ड वर्क और ये सबको भी कैलकुलेट करो, ठीक है। और भी आप हैप्पीनेस, ग्रॉस
नेशनल हैप्पीनेस, फिर हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, नेशनल वेलबींग अकाउंट, ये सब खोलो आप। ठीक है, अगर आप ये सब अकाउंट करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि वेदर योर सिटीजन्स आर हैप्पी और नॉट। सो एक हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, वेदर द प्लैनेट इज हैप्पी बाय योर प्रोग्रेस। क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके लोग हैप्पी हैं, क्या वो आपके लोगों की वेलबींग आप चेक कर पा रहे हो। ये सब आपको, जो भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल, जो भी आप देख रहे हो ग्लोबल स्केल में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के केस में इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख रहे हो, आपको ओवरऑल ग्रोथ देखनी चाहिए, डेवलपमेंट देखनी चाहिए। Ways to link GDP growth with better job creation in India. Focus on labor intensive manufacturing. Obviously, अगर आप लेबर इंटेंसिव नहीं करके, आप ऐसा मान लीजिए AI आ गया, ठीक है, AI सेक्टर पे अगर अभी जॉब लगेगी ना तो बहुत ही ज्यादा स्किल लेबर्स लोगों को ही जॉब लगेगी, बट जो हमारी बाकी की जनता है उनको जॉब नहीं लगेगी, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट छूट जाएगी। सो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे। डाइवर्सिफाइड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, तो जो आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं उसमें आप बहुत कुछ लेके आए। आप जीडीपी का जो टर्म है उसको एक्सपैंड करें, उसके मतलब को बढ़ाएं कि हाँ, बहुत नैरो नहीं कंस्ट्रेन होना चाहिए जीडीपी के एक्सप्लेनेशन में। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है उसको भी ज्यादा केटर करना होगा। एक्सप्लोर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज। Tackle structural issues within the economy, particularly those related to caste, gender and religion. देखिए, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बट यहाँ पर आप देखोगे कास्ट, जेंडर और रिलीजन, ठीक है, कास्ट, जेंडर और रिलीजन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। लोगों को क्यों ज्यादा मैटर करता है? क्योंकि आप देखोगे जब आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, जब आपके पास टैलेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? आप दोगे इंपॉर्टेंस कास्ट को, आप दोगे इंपॉर्टेंस जेंडर को, आप रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। तो जब हम ये सारी बेड़ियों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं, जब हम ये सारे बैरियर से निकल पाते हैं कि ये लड़का है या लड़की, इसकी जात क्या है, इसका रिलीजन क्या है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं अपने सोसाइटी में, और फिर इक्वालिटी आती है, और फिर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, which is the need of the hour, students. नेक्स्ट बॉर्डर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। सो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU has disclosed intentions to access the incorporation of unified payment interface। जो हमारी UPI है उसके साथ ये एक्सेस लेना चाहते हैं in cross-border remittances through the worldwide portal network. The evaluation is directed towards investigating the capabilities of UPI in enhancing the security and efficiency of international money transfer. तो ये एक्चुअली चेक करना चाहते हैं कि UPI क्या कैपेबल इनफ है, जो भी आपके इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स हैं उसमें UPI क्या कैपेबल इनफ है। सो हम देखेंगे यहाँ पर UPI और UPU का यूज और कैसे इनके इंटरेक्शन से हमारा जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा सही हो जाएगा। देखिए, हमारी कंट्री में रेमिटेंसेस बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यूएस से बहुत रेमिटेंसेस आते हैं, मिडिल ईस्ट से बहुत रेमिटेंसेस आते हैं, सऊदी अरेबिया, ये सब जो आपकी कंट्रीज है ना, यहाँ से हमारे कंट्री में बहुत सारे रेमिटेंसेस आते हैं। तो हमें देखना होगा ना कि किस तरह से जो हमारा जो पूरा चैनल है वो बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाए। अगर वो चैनल स्मूथ बन जाएगा तो ही फिर हमारे जो रेमिटेंसेस हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, वो बहुत इजीली आ सकते हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस बाहर जॉब करते हैं और फिर वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को यहाँ पर सेंड करते हैं मनी। UPI offers a secure, convenient and real-time payment experience, making it a promising platform for cross-border remittances. So cross-border remittances जो भी है वो बहुत सिक्योर और कन्वीनियंट हो जाता है आपके UPI के यूज से, ठीक है, UPI के यूज से ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। Leveraging the global postal network, which is extensive reach and infrastructure, can further expand the reach of UPI-enabled remittances. ठीक है, जो भी आपकी एक्सटेंसिव रीच इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहां पर आप नहीं पहुंच पाओगे, आपके पोस्टल ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क है, वहां भी UPI-enabled remittances बहुत हेल्प करती है।
The interaction of UPI with postal channel can provide a reliable and accessible remittance. The initiative aligns with UPU's goal of promoting initiative and including postal service globally. So UPU क्या है? इसी तरह से UPI की तरह ये जो हमारी पोस्टल सर्विसेज है ग्लोबली उसमें हेल्प करने वाला है. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज अ स्पेसिफाइड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. सो यूपीआई हमारी इंडिया की है और यूपीयू हमारे यूनाइटेड नेशंस का है. ये आपके क्लियर होना चाहिए. अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीयू किन का है, तो यूपीयू है आपके यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, और आपकी यूपीआई है इंडियन गवर्नमेंट की. सो इन दोनों के कोलैबोरेशन से हम देखेंगे कि कैसे हमारे ग्लोबल रेमिटेंसेस और भी ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएंगे और ये चैनल और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा. Organization comprises of four main bodies: Congress, the Council of CA and the Postal Operations. So ये जो UPO है उस बॉडी के बारे में बोला जा रहा है और उनके मेंबर्स कौन है? Membership is open to any United Nation member country. तो UN के मेंबर तो हम भी हैं. So अभी UPU के अंदर 192 मेंबर कंट्रीज हैं. इंडिया हैविंग ज्वाइंड इन 1876. इंडिया 1876 से ही यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, इसीलिए वो यूपीयू का भी पार्ट है. सो ये जो हमारा यूपीयू है इसके कोऑर्डिनेशन से हम अपना और भी फंक्शन इजी कर सकते हैं. द यूपीयू फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ पोस्टल पॉलिसीज among members nation and global postal system. The union is committed to enhancing services quality for customers and promoting operational efficiency in the international postal operations. So इस तरह की हेल्प मिलती है हमारे यूपीओ की तरफ से. और आपको अगर मेंस में इसके बारे में कुछ भी लिखने को आए तो आप बहुत इजीली अभी बता सकते हो कि यूपीआई जो है, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस की एक फ्रेमवर्क है जो हमें रेमिटेंसेस और बहुत ही ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होते हैं, मनी ट्रांसफर्स होते हैं ऑनलाइन, उसमें हेल्प करती है. कोऑपरेट गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ये हमारा मेंस का टॉपिक है स्टूडेंट्स. मेंस के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने चाहिए इस तरह के टॉपिक्स के लिए. और जब भी आपको कोई भी करंट अफेयर्स मिले ना मेंस के टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको वो ऐड कर दो वहां पे. आप क्या करो, लूज शीट बना के आप इस टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, you can have 2 A4 sheets attached. Okay, 2 A4 sheets attached and you can write there the main topics like corporate governance is one of the main topic. आप वहां पर उसको लिख दो और आज के टॉपिक से अगर आपको एक दो लाइन जो भी इंपॉर्टेंट मिले आप वो 2 पेज में आप उसको सीक्वेंस वाइज डालते जाओ. तो व्हेन यू विल राइट योर मेंस, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद व्हेन यू विल राइट योर मेंस यू विल हैव योर हैंड रिटन नोट्स एंड वो रिवाइज करना बहुत इजी रहेगा क्योंकि आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो उसकी मेमोराइजेशन भी बहुत इजी हो जाती है. सो इस तरह से आपको उसे नोट डाउन करना है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Chanda Kochhar, the former CEO of ICICI Bank, stands a cautionary example illustrating the perils of corporate greed. Obviously, Chanda Kochhar के बारे में आपने सुना होगा. इनके और उनके हस्बैंड को अभी अरेस्ट किया गया है. So the CBI has allegations asserting ICICI Bank approval credit of 3,250 crores company with the Videocon group promoted by Venugopal Dhoot. These actions are purported to violate the banking regulations. So उनकी जो हस्बैंड की कंपनी थी Videocon Groups, उनको चंदा कोचर ने क्या किया था, she was the CEO of ICICI Bank. उन्होंने क्या किया, by misusing her post of CEO in ICICI Bank, she has given 3,250 crores to her husband company Videocon Group, which is again not good, against the Banking Regulation Act. What is corporate governance? So जो हमारा corporate sector भी है वो भी एक set of rules and regulations के हिसाब से चलता है, which refers to the set of rules, practices and processes by which a company is directed and controlled. एक कंपनी को चलाने के लिए भी जो हमारे set of rules and regulations चाहिए उसे हम कहते हैं corporate governance. One of the responsibility of corporate governance is to prevent corporate greed and ensure business are operated in responsible and transparent manner. ये ethics में भी आपका बहुत important topic है. Ethics point of view से भी हमें ये जानना होगा कि कैसे
कॉर्पोरेट ग्रीड बढ़ रहा है लोगों में, बिजनेसेस में, और वो कैसे टैक्स इवेशन कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के लूप होल्स फाइंड कर रहे हैं जो हमें कर्व करना है. It helps to curb greed and protect the interest of stakeholders, customs and broad communities. Principle of corporate governance. Fairness होनी चाहिए, transparency होनी चाहिए, risk management आपको करना है. The board and management must determine the risk of all kinds and how best to control them. Responsibility क्या है? The board is responsible for the oversight of the corporate matters and management activities. Accountable भी उनको होना पड़ेगा लोगों के तरफ. The board must explain the purpose of company's activities and the result of its conduct. It and company leadership are accountable for the assessment of company's capacity. So what are the ethical issues with corporate governance in India? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक ethical angle बहुत strongly बाहर आ रहा है. जो corporate governance है उसमें ethical angle बहुत ही ज़्यादा strong है. ठीक है, तो अलग अलग तरह के conflict of interest आते हुए देख रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, conflict of interest के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप ethics की case studies आप लिखते हो तो वहाँ पर आप conflict of interest भी लिखते हो, है ना. तो जब वो आप conflict of interest लिखते हो तो उस समय क्या आप लिखते हो कि देखिए, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके आ सकते हैं कि मैं किसी और लोगों को भी हेल्प कर दूं अपने पोजीशन को यूज करके, तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. द इश्यू ऑफ मैनेजर्स पोटेंशियल बेनिफिटिंग देमसेल्व्स एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेकहोल्डर्स is exemplified by recent cases such as former ICICI Bank Chanda Kochar. Weak board. A significant weakness lies in board lacking diversity of experience. Separation of ownership and management. Family-run companies, including some of India's leading ones, grapple with the challenge of effective separating ownership and management. Independent directors. So ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ethical concerns आ जाते हैं corporate governance में. How corporate governance in India can be improved? Diversity in board leaders leads to enhanced performance. Obviously आप अपने घर के लोगों को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मत डाल दिया करो, आप अलग अलग तरह के आप इंक्लूड करो डिफरेंट जेंडर्स को, आप डिफरेंट एथनिसिटी को, डिफरेंट स्किल्स एक्सपीरियंसेस, अलग अलग तरह के स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को भी आप डाइवर्सिफाइड फील्ड से लेके आओ, ताकि जो आपका ये जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो एक बहुत ही होलसम बॉडी बन सके. रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आनी है, इफेक्टिव गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इवैल्यूएशन ऑफ बोथ परफॉर्मेंस, टाइमली इवैल्यूएशन होना चाहिए. देखिए, जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर काम कर रहे हैं ना, उनका टाइमली चेक होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो क्या प्रॉपरली हो रहा है. और फिर हमें कम्युनिकेशन पे भी बहुत ध्यान देना है. एम्प्लॉयज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स. Upon the request of Indian G20 presidency, the International Monetary Fund (IMF) and the Financial Stability Board jointly published a policy paper advocating against a complete prohibition of crypto assets. So इन लोगों ने बोला है, so ये जो क्रिप्टो करेंसी है, तो इंडिया ने भी ये बोला है, ठीक है, आपकी इंडिया हो गई, IMF हो गया और आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हो गया. लोगों ने बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स हैं, इनको थोड़ा और भी ज्यादा बेटर बनाना होगा आपको. ठीक है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा. अब क्रिप्टो करेंसी है क्या? नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स. सो इंडिपेंडेंट रहते हैं वो, उनको कोई चैनलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, आपको उनको ओनर्स के बारे में भी नहीं पता चलेगा. कल को अगर कुछ लॉस आती है कंपनी को क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे लगा के, तो वो भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं रहने वाला. तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा डार्क है. डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन. It utilizes technology called blockchain. Blockchain is distributed ledger that records and verifies transaction in a secure and transparent manner. So जो हमारा blockchain है ना, वो हमारा secure रहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी अभी भी हमें डाउट है. Transaction recording. Transactions are recorded and verified on the blockchain without the need of third-party intermediaries. Absence of central authority. एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे हमारे यहाँ RBI है,
वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी देखती है। बट इस केस में क्या होता है ना, क्रिप्टो करेंसी के केस में देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी ही, सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है आपकी, तो आप किस तरह से करोगे ये बताओ, चैनलाइज और उसको रेगुलेट कैसे करोगे? Some common examples of cryptocurrencies are Bitcoins, Ethereum, Ripple, Litecoin. Each cryptocurrency operates on its own underlying technology and principles. So अपने हिसाब से वो लोग चलते हैं, कुछ मेजर रेगुलेशन उनका नहीं होता है, और एक कॉमन रेगुलेशन देखने को मिला है कि जो हम नहीं कर पाते हैं क्रिप्टो करेंसी के केस में। Implications of crypto assets on financial ecosystem. Monetary policy. Widespread adoption of crypto assets may undermine the effective of monetary policy. अब ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करोगे तो मॉनेटरी पॉलिसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, सब कुछ बहुत हैपोजिट हो जाने वाला है। फिस्कल पॉलिसी में भी रिस्क आने वाला है। द प्रोलिफरेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स कैन इंक्रीज फिस्कल रिस्क ड्यू टू फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोजर, unclear tax regime, and cross-border nature of crypto assets. Regulatory issues. Crypto assets pose challenges of legal, regulatory and enforcement framework. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो लीगली हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका कुछ भी रेगुलेटरी मेजर्स हम लीगली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लीगल रिस्क. Granting crypto assets official currency or legal tender status could raise significant macro-critical legal issues. Recognition as legal tender. Countries like Central Africa, Salvador recognizes crypto as legal tender. तो कुछ कंट्रीज हैं, तो जैसे आपका हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर एल सेल्वाडोर हो गया, ये लोगों ने क्या किया है ना, इन कंट्रियों ने बोला है जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हमारी कंट्री की लीगल टेंडर है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने बोला है कि नहीं, ये हमारे लीगल टेंडर हो ही नहीं सकता, जैसा हो गया आपके अल्जीरिया और बोलीविया। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी. रिस्क क्या है? ड्यू टू द pseudo-anonymous nature, the global reach, crypto assets can affect criminals posing financial integrity risk. Obviously, global risk तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, बहुत anonymous यहाँ पे जो ओनर है ना, आपको पता ही नहीं है एक्चुअली में ओनर कौन है ये क्रिप्टो एसेट का। तो इस केस में बहुत ही ज्यादा आपको रिस्क हो जाता है क्रिमिनल अटैक्स का। फैसिलिटेटिंग इलिसिट एक्टिविटीज. ऑब्वियसली अगर आपको किडनैपिंग, साइबर क्राइम, रैंसमवेयर पेमेंट्स, ये सब अगर आपको करना है ना, इंक्लूडिंग ड्रग्स एक्टिविटीज होगी, रैंसमवेयर, साइबर सिक्योरिटी, ये साइबर क्राइम हो गया, ये सब क्राइम्स करने के लिए भी क्रिप्टो एसेट्स बहुत ज्यादा आजकल यूज में आ रहे हैं। मार्केट इंटीग्रिटी में भी रिस्क है, इन्वायरमेंट में भी काफी अच्छा रिस्क है। द डिजाइन इम्प्लीमेंट्स ऑफ distributed ledger network supporting crypto assets have implication of energy consumption. Bitcoin's mining annually produce nearly 30 kilotons of electronic waste. So आप देख रहे हो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है। बिटकॉइन माइनिंग एनुअली एक साल में आपका 38 किलोटन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं तो हमें ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, कैसे हम सेफ गार्ड कर सकते हैं? सेफ गार्डिंग मॉनिटरी सॉवरेनिटी एंड स्टेबिलिटी, कैसे हमें सेफ गार्ड करना है इसे, वो हमें पता रहना चाहिए। गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव कैपिटल फ्लो वॉलेटिलिटी, टेररिज्म फंडिंग नहीं होनी चाहिए। एड्रेस फिस्कल रिस्क, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रेगुलेशंस आप लेके आओ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हेल्प लो। फिर मार्केट इंटीग्रिटी रेगुलेशंस बनाओ, ताकि सडनली मान लीजिए क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज्यादा ट्रेड होना शुरू हो गया है, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में भी, ठीक है, एक रेगुलेशन होना चाहिए, उसके साथ आप लेके आओ। डिजिटल इंक्लूजन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो डिजिटली कितना ज्यादा साउंड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी टेक्नोलॉजीज जनरेट हो रही है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या वो डिजिटली साउंड है, ये सब हम देखेंगे। India's strategy regarding digital public infrastructure is noteworthy narrative of technological innovation and inclusive development. Digital public infrastructure. Digital public infrastructure has gained prominence as government and organizations globally recognize
The pivotal role of digitalization of delivering public services. तो फीचर क्या है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का? ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके क्या है? एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिव डिजाइन रहेंगे आपके. DPI is designed with inclusivity, catering to diverse use of needs, including those in remote areas. Obviously, अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हो तो जो रिमोट एरियाज में जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो भी आपके डिजिटली लिटरेट बन सकते हैं टाइम के साथ, क्योंकि आप उनको भी इंक्लूड करोगे. एक तरह का इंक्लूसिव नेचर है आपका डिजिटल नेचर. यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है, और लोकलाइजेशन. DPI ऑफर सर्विस इन मल्टीपल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स. तो बहुत सारे 24 लैंग्वेजेस में हम देख रहे हैं जो भी गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव्स लेके आ रही है ना, जो हमें फार्मर्स तक पहुंचाने हैं, जो हमें दूर दराज लोगों तक पहुंचाने हैं, इन आर कंट्री साइड, इन आर विलेज साइड. तो वहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज में लेके आ रही है. ऑलमोस्ट 22 to 24 लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट की जो भी ये सारी चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और लोगों तक पहुंच रही है. सिक्योरिटी, encryption, advanced encryption technology products use of data using transmission. Authentication, इनका जो इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, रेगुलर ऑडिट्स होता है और कंप्लाइंसेस भी होते हैं. तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अच्छे से कैटर करने के लिए. मान लीजिए आपके मेंस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप क्या करोगे? आप सन डायग्राम बनाओगे, आप कोई भी फ्लो चार्ट बनाओगे और फिर आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरह के पॉइंट्स को बहुत अच्छे से. अब हम देखेंगे इंटरऑपरेबिलिटी कैसी हो सकती है हमारी, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स. DPI relies on standardized communication protocols and data formats for compatibility with various digital platforms and services. बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज को एक साथ कंपैटिबिलिटी और एक साथ चैनलाइज करने की बात होती है यहाँ पे, और वो हो भी रहा है अच्छी तरीके से. फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. जो आपकी APIs हैं, फैसिलिटेट इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी सर्विसेज. जो हमारी थर्ड पार्टी है उनके साथ इंटीग्रेशन में हमें हेल्प करते हैं. डाटा एक्सचेंज allows data exchange between different government agencies, streamlining administrative process. Obviously जितने भी हमारे गवर्नमेंट बॉडीज है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें डेटा का बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है. ठीक है, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, PSUs हो गए. सो जो डेटा एक्सचेंज है यहाँ पर बहुत अच्छे से हो पाता है, बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से हो पाता है, और फिर ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को भी हेल्प करता है. स्केलेबिलिटी, इलास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन. ऑब्वियसली आपके क्लाउड में बहुत सारा डेटा फीड रहेगा, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हो बाद में. सिग्निफिकेंस ऑफ DPI, किस तरह से हमें DPI हेल्प करता है. इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिली हमें, डिजिटल डिवाइड रिडक्शन, अमीरी गरीबी ये हट गई है. ठीक है, जेंडर कास्ट जो भी इनइक्वालिटी है, जो आपका डिजिटल डिवाइड है वो हमें हट गया है. लोगों के पास आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, अगर मोबाइल फोन है तो ऑब्वियसली डिजिटल डिवाइड हटने वाला है अगर इस तरह से इंक्लूसिविटी लाई जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में DPI के. इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली जब सबको एक तरह से देखा जाएगा, सबके पास अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी, तो सभी डिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे. अब हम देखते हैं एनहांस सोशल इंक्लूजन कैसा हो रहा है. देखिए, जो लोग आपके हैंडीकैप्ड है ना, डिसेबल्ड लोग जो हैं, और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, डिसेबल्ड एंड स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनको भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है जब वो बूम करेगी तो हमारे डिसेबल्ड लोगों को तो ऑब्वियसली हेल्प करने वाली है, क्योंकि उनकी जो मोबिलिटी है, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी. सो इस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके ग्रोथ में, उनके इंक्लूजन में बहुत ही ज्यादा कारगर सहायक होता है. एफिशिएंट गवर्नेंस, गवर्नेंस में भी बहुत हेल्प करने वाला है. स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, कॉस्ट सेविंग. ऑब्वियसली डिजिटली प्लेटफॉर्म में कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप हम देखेंगे, जॉब क्रिएशंस होगी बहुत सारी. रिमोट लोकेशंस में भी लोग अपने यहाँ जो भी स्किल लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अपने घर से बैठ के जॉब कर सकते हैं. वुमेन लोगों को आफ्टर मैरिज अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण.
डिजिटल स्किल डेवलपमेंट होगा, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग. DPI generates extensive data for evidence-based policy making, which is going to ultimately help our policy making and will impact our governance skills of the government. Efficiency optimization. Data analytics with DPI identifies areas for efficient and cost-effective government. फिर हम देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय इंडिया. अब इंडिया एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए क्या कर रहा है. ऑब्वियसली इंडिया बहुत ही ज्यादा डिजिटली साउंड हो गया है स्टूडेंट्स. ठीक है, पहली वाली अब स्थिति नहीं रही इंडिया की, बहुत ही ज्यादा डिजिटली साउंड हो चुके हैं हम. So there is unique digital identification number, that is your Aadhaar. So 12 digit unique identification number, link biometric and demographic data है अभी गवर्नमेंट के पास, which is your Aadhaar. Access to services, biometric authentication, ये सब हमारे आधार से हमें पॉसिबल है. आधार से हम यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दे सकते हैं, एक्सेस टू सर्विसेज कर सकते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं. फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई. यूपीआई के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, अभी भी हम देखते हैं. डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन आया है. देखिए बहुत बार क्या होता था ना पहले स्टूडेंट्स, कि जो हमारे ठेले वाले हो गए, हमारे गोलगप्पे वाले हो गए, फ्रूट वेंडर्स हो गए, इन लोगों को टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. अब जब यूपीआई आया है तो आप देख रहे होगे उनके स्टॉल में भी एक स्कैनर रहता है, एक यूपीआई स्कैनर रहता है. आप यूपीआई स्कैनर करके जो ये आपके ठेले वाले हो गए, जो रोड साइड आपके वेंडर्स हो गए, तो डायरेक्टली इनका पैसा इनके अकाउंट में जाता है और ये गवर्नमेंट को भी नोटिफिकेशन मिलती है कि हाँ इनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं. तो फिर टैक्स, अब उनके भी टैक्स कटेंगे एक बिलो, एक जो लेवल है उससे ज्यादा अगर इनका इनकम हो जाता है तो उनके भी टैक्स कटने वाले हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन promotes financial inclusion by offering a user-friendly platform for banking services, even in remote areas, fostering competition and innovation. So हर एक इंसान का एक बैंक अकाउंट होने लगा है, बैंकिंग सिस्टम इंक्रीज हो गई है, हर लोग अपने जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं उसके लिए अपनी बैंक अकाउंट खोल रहे हैं. रिमोट एरियाज में भी ये सब पॉसिबल हो पाया है. डिजिटल लॉकर, जो डिजी लॉकर है वो भी बहुत ज्यादा सिक्योर है, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो और ये बहुत अच्छा एक मूव है. रिड्यूस पेपर वर्क, इंटरऑपरेबिलिटी, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स. अब ई गवर्नेंस में क्या है, डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया का एम किया है हमारे गवर्नमेंट ने. कैसे? aims to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy, including initiatives such as digitalization of records and digital literacy program. So e-governance services भी दिए जा रहे हैं. ठीक है. Provisions governments online reducing the need of physical visits to government offices. So आप e-governance के थ्रू क्या कर सकते हो, आपको कोई भी पेपर्स चाहिए, आपको किस भी तरह का काम करवाना है गवर्नमेंट से, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाने की जरूरत नहीं है. आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाना ही नहीं है, आप ई गवर्नमेंट पोर्टल में जाओ. ठीक है, आप पर्टिकुलर पोर्टल में जाओ गवर्नमेंट के, आप वहां से आप अपना काम करवा सकते हो. ऑनलाइन पोर्टल्स भी बहुत सारे खुल गए हैं गवर्नमेंट के इस तरह के एंगेजमेंट. चैलेंजेस क्या हैं? ठीक है, हमारी अभी भी हम देख रहे हैं डिजिटल डिवाइड, हमारे अभी भी सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज अभी भी हमारे सोसाइटी में वो एक चैलेंज है. रूरल एंड रिमोट एरियाज में अभी भी हम बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाए हैं. डिजिटल लिटरेसी हम लोग नहीं करा पाए. ठीक है, बहुत बार हमने ये देखने को मिला है कि फार्मर्स के अकाउंट में पैसे आते हैं बट उनके अकाउंट से पैसे जिस तरह से आते हैं उसी तरह से निकल भी जाते हैं, क्योंकि वो अपने ओटीपी शेयर कर देते होंगे. तो इस तरह से डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डाटा प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेटा यूज प्रोटेक्शन, डेटा ब्रीच, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये सब भी डेटा प्राइवेसी, डेटा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी अवेयरनेस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ये सब भी बहुत ज्यादा है. देखिए कुछ भी सिस्टम अगर आप डिजिटलाइज करोगे तो उसके साथ ये सब आएगा ही आएगा. वे फॉरवर्ड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको करनी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ताकि जो हमारे पुअर स्ट्राटा के लोग हैं वो भी कनेक्टेड हो जाए. अफोर्डेबल एक्सेस देना होगा लोगों को, डिजिटल इंक्लूजन करना ही होगा. साइबर सिक्योरिटी मेजर्स क्या करने हैं आपको? एडवांस थ्रेट डिटेक्शन करना है. यूज एजुकेशन, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करो किस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें यूज करना है. कोलैबोरेशन करो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ और फिर और भी ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो. डिजिटल लिटरेसी, स्कूल जो आपके करिकुलम है उसमें डिजिटल लिटरेसी आनी चाहिए. अडल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए.
लोकल लैंग्वेज कंटेंट होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट को अगर डिजिटल लिटरेसी करनी है ना तो वो लोगों की लोकल लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोलैबोरेशन भी करना पड़ेगा आपको, पब्लिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, स्टैंडर्डाइजेशन इनोवेशन इकोसिस्टम लेके आना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। कंक्लूजन हमारा यहाँ पर ये कहता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। ऑब्वियसली अभी की जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो सिर्फ पीपल ओरिएंटेड नहीं है, वो डिजिटल ओरिएंटेड है, ठीक है। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो हमारे मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेंगे। एंड इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस addressing challenges and staying ahead of technological advancement are key of its continued success in providing accessible and efficient digital service to the citizen. So आज यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम और भी करंट अफेयर्स लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू।